हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो टुडे वी हैव विद अस दिव्या शर्मा जी, जिन्होंने 2000 चॉइस आरजेएस में रैंक हासिल की है 151। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ मैं। आरजेएस के इस अचीवमेंट के बाद में बहुत ही अच्छा फील। ओके मैम, कौन सा अटेम्प्ट था आपका जी, आरजेएस ये का? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई थी, हम्म। लेकिन इंटरव्यू में कुछ कारणों से मैं रह गई ओके थी। ओके, तो कब मैम एकदम से क्लिक हुआ कि लिटिगेशन, जैसा आपने बताया कि लिटिगेशन, आप लिटिगेशन में प्रैक्टिस करते थे, फिर जुडिशियल सर्विसेज का कब आपको क्लिक हुआ कि नहीं, जुडिशरी में ही जाना है? जी, मैंने एलएलबी तो वैसे 2005 में कर ली थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन 2016 से मैं रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। साथ में मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय में। तब मैं कोर्ट्स वगैरह में जाती थी, तो मुझे जज साहब को देखती थी तो ये फील हुआ कि मैं भी यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो साथ साथ में जब मैं अपने सीनियर को असिस्ट कर रही थी, तो साथ में जब खाली टाइम मिलता था तो मैं उस खाली टाइम में हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी अधीनस्थ न्यायालय में, तो मैं लाइब्रेरी में जाके अपने खाली टाइम में स्टडी करना शुरू कर दिया मैंने। धीरे धीरे अच्छी स्टडी मेरी होती गई, तो फिर मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, उसी में मुझे अच्छी सफलता हासिल हुई और मैंने मेंस तक पहुंची। फिर मेंस के बाद मैं इंटरव्यू में गई, लेकिन इंटरव्यू में मैं शायद अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, इसलिए वहाँ पर मैं रह गई थी। फिर लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा मैं सेकंड अटैम्प्ट ज़रूर दूंगी। और इस वाला ये जो सेकंड अटैम्प्ट था, इसमें मैंने प्री मेंस इंटरव्यू बहुत ही अच्छे नंबरों से किया और आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल मैम, जैसा आपने हाईलाइट किया ये पॉइंट कि जब आप लिटिगेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, साइमल्टेनियसली आपने आरजेएस की तैयारी की। जी। अक्सर जो एस्पिरेंट होता है, जुडिशरी एस्पिरेंट, वो ये इंश्योर करता है कि वो लिटिगेशन भी साथ साथ करते रहे। कोई भी चाहता है कि मैं सिर्फ आरजेएस पे ही फोकस करूं या पर्टिकुलर जुडिशियल। सो वो दो स्टूडेंट्स जो लिटिगेशन के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि अब आपने क्वालिफाई कर लिया है तो? जी, मैं तो ये ही कहूँगी कि हमें जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज तो ये हम करते ही हैं, कोचिंग सेंटर्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि एक सफल जज वही बन सकता है जिसने प्रैक्टिस भी ज्वाइन की हो, और ये बहुत मैटर करती है इसमें। तो मेरे जो ये सफ़र रहा है, इसमें मुझे प्रैक्टिस ने बहुत बहुत ही ज़्यादा कामयाब होने में मेरी सहायता की है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को थ्योरी में पढ़ते हैं, तो सिर्फ वो एक कहानी के रूप में आप पढ़ रहे हैं या उसको समझ रहे हैं। लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोर्ट के अंदर जाके, तो वो चीज़ आपके बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती है। और ये चीज़ जब आप जज की कुर्सी पर बैठेंगे तब आपको बहुत हेल्प करती है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी अब बच्चे आरजेएस में आएंगे और आरजेएस के लिए प्रयासरत हैं, वो सभी कोर्ट को भी ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, हम 7 8 घंटे 10 घंटे अगर साल भर देते हैं तो 100% हमारा आरजेएस में सिलेक्शन हो सकता है। साथ में 2 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक अच्छा जजमेंट दे सकते हैं। जब आप जज की कुर्सी पर बैठेंगे, आप एडवोकेट्स को समझ सकते हैं कि वो आपके सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। पक्षकारों की भावनाओं को आप समझ पाएंगे, क्योंकि आपने उनको रिप्रेजेंट किया एक समय पर। तो मेरा ये मानना है कि सभी जितने भी अब एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को प्रैक्टिस को भी महत्व देना चाहिए। सीधा ऐसा नहीं है कि आप क्लासरूम से निकले और जज की कुर्सी पर बैठ गए, तो वहाँ थोड़ा तकलीफ दे हो जाएगा। उस समय जब आप जज की कुर्सी पर बैठे होंगे तो जजमेंट डिलीवर करना थोड़ा सा हार्ड लगेगा। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो डेली रूटीन है, जो एक लॉयर का, वो भी समझ पाता है और आप काफी चीजों से वंचित नहीं होते जब आप जज बनते हैं। जज बन जब आप जज बनोगे तो आप ये देख पाओगे कि लॉयर किधर से आ रहा है, वो किस एस्पेक्ट से बोल रहा है, वो सारी चीजें आपको जी पता बिल्कुल। रहेगी। और पक्षकार क्या चाहता है आपसे, क्योंकि आपने एक समय पे पक्षकार को भी तो रिप्रेजेंट किया होता बिल्कुल। है। एडवोकेट्स क्या चाहते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी जो तकलीफ है उसको भी आप समझ पाएंगे, तो आप एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो एफिशिएंसी बहुत बहुत एफिशिएंसी इंक्रीज, तो ये बिल्कुल। चीज़ होनी चाहिए। अब आजकल ये कमी देखने को मिल रही है कि अभी बच्चे सीधे पढ़ाई के रूम पढ़ाई। से निकल कर आ रहे हैं, तो उनको फिर बाद में उन्हीं को दिक्कत होती है। तो मेरा ये बिल्कुल। मानना है प्रैक्टिस के साथ में ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और अच्छी सफलता मिल सकती है, जैसे कि आपको सामने हो।
ओके। एंड मैम आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या था इसमें? हिंदी, ओके, हिंदी तो रहा मेरा। फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने हिंदी चूज किया तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इंग्लिश की जो प्रिपरेशन थी आपकी ऐसे राइटिंग की, और इस बार काफी रहा भी वो ऐसे राइटिंग के अराउंड बहुत माहौल, ज़्यादा। उस पे आपकी क्या प्रिपरेशन रही उसके लिए? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी मीडियम वाले काफी समय से एक उन्होंने अपनी धारणा बना रखी है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता। मैं यहाँ कहती हूँ हिंदी मीडियम का सिलेक्शन 100% होता है। केवल आपकी जो आपने तैयारी की है या जो आपने अपनी एफर्ट की है, अगर वो फुल एफर्ट है तो 100% हिंदी मीडियम वालों को सफलता मिलेगी। आपको आप हिंदी मीडियम से है तो आपकी हिंदी में तो प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे निबंध आता है, एक हिंदी में आता है, एक इंग्लिश में आता है। हिंदी वाले निबंध में आप ये सोचिए कि आपको फुल में से फुल मार्क्स लाने, क्योंकि वो तो आपकी लैंग्वेज ही है, आपकी पकड़ है। उसमें आपको कहीं पीछे नहीं हटना कि आपके 50 में से 20 मार्क्स आए। आप उसमें 35-40 स्कोर करने के लिए अनवरत प्रयास करते रहिए। इसके साथ में आपको इंग्लिश के लिए तो मैं ये कहूंगी कि जो लोग साल भर से 1 साल कम से कम तैयारी कर रहे हैं, उनको रेगुलर जो ऐसे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद में उसको आप लिख कर देखिए। ऐसा होता है कि वो टॉपिक पे कभी भी ऐसे नहीं आता जो टॉपिक आपने याद किए हुए रहते हैं, लेकिन जो आप अनवरत 1 वर्ष तक प्रयास करते हैं ना ऐसे को याद करने का या उसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको उस समय जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो वो जिस भी टॉपिक पर होगा, अगर उस टॉपिक पर आपको नॉलेज है तो आप अपने आप लिख पाएंगे उस पर। ऐसा मेरे साथ हुआ हम्म। और अच्छा नंबर भी मुझे हमेशा मतलब इम्प्रूवमेंट जो आपकी मिला इसमें। ऑपोजिट लैंग्वेज है जिसके जी, लिए आप, जिसको आपने नहीं प्रेफर किया, नहीं उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस रेगुलर करिए प्रैक्टिस रेगुलर। करिए वो तो वो आपको रेगुलर जो प्रैक्टिस है ना वो आपको सक्सेस जरूर दिलाती है। मैंने ऐसा बिल्कुल। एंड जैसा मैम जाना। आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू राउंड में रह जी गए थे, एंड इस बार आपका, क्योंकि हम देख सकते हैं तीनों क्लियर हो गया, तो क्या डिफरेंट रहा इस बार इंटरव्यू राउंड में आपके लिए? जी, मैं एक्चुअली मैं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी की है और पढ़ाई भी मैं कर ही रही थी, तो दोनों पक्षों की ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे अच्छी से नॉलेज थी। लेकिन मैं अपने आप को जब मैं इंटरव्यू में गई तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई अच्छे से, और थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस भी वहां पर फर्स्ट लूज हो गया अटेम्प्ट था में? फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब मैं लॉ प्रेप में यहाँ पर अपना फर्स्ट मॉक इंटरव्यू देने के लिए आई, तो जब आपने जो हमारे पैनल थे करण सिंह जी, करण सांगवान सर। करण जी थे, उन्होंने जब मैं मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा मैडम आपको सिर्फ आपको नॉलेज सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से करने की जरूरत है। तो मैं आज थैंकफुल हूँ लॉ प्रेप की कि उन्होंने मुझे तरीका बताया कि आपको डरना नहीं है, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आपके अंदर कहाँ मेरे अंदर कोई प्रेजेंटेशन में जो खामी थी वो उन्होंने मेरे साथ में डिस्कस की काफ़ी देर तक। हमारा जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद में उन्होंने 15-20 मिनट का सेशन लिया और उसमें मुझे तीनों पैनल के जितने भी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझे बताया यहाँ आपकी कमी रह गई थी, इसको आप इस तरीके से इम्प्रूव करें। तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा और इस बार मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाई। मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया और आज मैं थैंकफुल हूँ लॉ ऑफ रैप की कि मैं आज यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल आपके मैम। सामने दोबारा इंटरव्यू दे रही हूँ। बिल्कुल मैम। और मैम, और ऐसी क्या टिप्स है जो आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो आप 2025 के लिए एम कर रहे हैं या कोई दूसरे स्टेट जुडिशरी के लिए एम कर जी, रहे हैं? मैं यही कहूंगी कि मेहनत पूरी है। हम सोचे कि नहीं हम इस बार केवल एक बार रीड आउट करके चले जाएंगे और हमारा लक काम कर जाएगा और हम बच जाएंगे। तो मैं सभी के लिए ये कहना चाहूंगी अपना समय नष्ट ना करें। आपको अगर एक भी अटेम्प्ट देने की इच्छा है फुल एनर्जी से दें, क्योंकि जब हम प्री मेंस और इंटरव्यू की तीनों की प्रिपरेशन अलग अलग तरीके से होती है। जब हम प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत ही डीप में बेयर एक्ट को रीड आउट करना रहता है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी कोई भी सवाल पुटअप कर देता है। तो उसको हमें बहुत एक बार नहीं कई बार बेयर एक्ट को रीड करना चाहिए ताकि हम सवालों के उत्तर जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं उसका आंसर कर सकें। सेकंड, जब हम अगर प्री को क्लियर करके, मेरे प्री में भी 83 मार्क्स आए थे, अच्छा। तो उसके बाद में फिर जब हम मेंस के लिए पहुंचते हैं तो मेंस के लिए ये स्ट्रेटेजी है कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में चीज़ों को याद करना है, डेप्थ में समझना भी है उसे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको बार बार रिवाइज करना है। जब रिवाइज करके आपके याद हो जाए वो आपको और आप बोलकर उसे चेक कर सके कि हाँ हमें ये पूरी तरह से समझ में भी आ गया, याद भी हो गया, तो आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें। और मैंने अपने यहाँ की जो
टेस्ट सीरीज है वो भी ज्वाइन की थी, तो उसमें क्वेश्चन जो फॉर्म किए हुए थे वो बहुत ही अच्छे से किए हुए थे, उनको मैंने प्रैक्टिस करी, लिख कर देखा, तो वो भी काफ़ी मेरे के लिए हेल्पफुल रहा रहा लॉ प्रेप का। और उसको रिटन प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने उसको वापस रीड आउट किया, तो बहुत सारी मिस्टेक्स थी मेरे, और तो वो उन मिस्टेक्स को भी मैंने वापस इम्प्रूव किया, सुधारा, फिर से एक बार लिख कर देखा। लिख के देखने के बाद में फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जहाँ लोग अटक जाते हैं वहाँ पर भी मेरे को बहुत हेल्प मिली। और आपको एक्सप्रेस अपने आप को करने की बहुत अच्छी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। उसके लिए चाहे आपको कहीं भी शीशे के सामने खड़े होकर करना पड़े, तो इसके लिए कभी हिचकना नहीं चाहिए। आपको बहुत सारे इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज जो भी होते हैं उनको भी अटेंड करना चाहिए, ताकि आपकी हिचक मिटे, वो सामने वाले आपकी कमियों को बता सके। तो इस तरह से रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, ये तीनों चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। और मेरे फादर साहब भी मुझे हमेशा यही सिखाते हैं कि रीडिंग और राइटिंग और कॉन्फ्रेंस, इस पे अगर आपकी कमांड है तो 100% आपको सफलता मिलेगी, और यही कारण रहा यही मेरी कारण सफलता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस, विश यू ऑल द बेस्ट। का। थैंक यू।